आप देख रहे हैं डीप वर्स और ये चिरकुट सीरीज का चौथा वीडियो है। यहां मकसद किसी व्यक्ति को नीचा दिखाना नहीं, बल्कि उस आदत, उस सोच और उस मानसिकता पर सवाल उठाना है जहां फिल्में देखने से पहले फैसले सुना दिए जाते हैं। और हाल ही में बॉर्डर 2 को जिस तरह से लेकर हल्ला गुल्ला मचा, जिस तरह कुछ आलोचनाओं और शान पराशर जैसे नामों ने ट्रेलर की हर चीख और हर कट पर अपनी राय थोप दी, वही माहौल हम यहाँ पर खड़ा करने वाले हैं, न सिर्फ देखने के लिए बल्कि सोचने के लिए। यह वीडियो किसी फिल्म, किसी कलाकार या किसी क्रिटिक के खिलाफ नहीं है। यह उन हर आवाज के खिलाफ है जो बिना सोचे समझे, बिना विश्लेषण किए, केवल ट्रेंड और शोर के नाम पर फैसला सुना देती हैं। क्योंकि सिनेमा सिर्फ फ्रेम्स, वीएफएक्स या ट्रेलर की चीख नहीं होता। यह मेहनत, भावनाएं और देशभक्ति के जज्बे से बनता है। और बॉर्डर 2 के ट्रेलर के हर सीन, हर शॉट ने जो एफर्ट किया है, उसे समझने के लिए हमें रुककर, देखकर और सोचकर ही निष्पक्ष निर्णय करना चाहिए। यही कारण है कि इस सीरीज का चौथा भाग इतना जरूरी है। शान पराशर की टिप्पणियों और ट्रेलर की आलोचनाओं को सामने रखते हुए हम दिखाएंगे कि असली ताकत और कारीगरी कहाँ है, ताकि आगे के हिस्सों में ये चर्चा पूरी तरह घुलकर दर्शकों को सिनेमा, मेहनत और सम्मान का सच्चा मतलब समझा सके। शान पराशर, सबसे पहले तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारी बॉर्डर 2 वाली वीडियो कोई बेहद ईमानदार फिल्म समीक्षा नहीं है, बल्कि एक लंबा खिंचा हुआ प्री डिसाइडेड रैंट है, जिसमें तुम एनालिसिस से ज्यादा अपनी श्रेष्ठता साबित करने में लगे हो। तुम शुरू से ही इस माइंडसेट के साथ बैठे हो कि फिल्म खराब है, और अब तुम्हारा काम सिर्फ इतना है कि उस फैसले को सही ठहराने के लिए जितने ज्यादा शॉट्स, जितनी ज्यादा आवाजें, जितने ज्यादा पंचलाइंस हो सके उतने ठूंस दो, ताकि देखने वाला ये भूल जाए कि तुमने असल में कभी न्यूट्रल होकर इस ट्रेलर को देखा ही नहीं। तुम सिनेमा को डाइसेक्ट नहीं कर रहे हो, तुम सिनेमा को वेपन बना रहे हो अपने कंटेंट के लिए। और यही सबसे बड़ा फर्क होता है क्रिटिक और कंटेंट फार्मर में। क्रिटिक सवाल पूछता है, कंटेंट फार्मर वर्डिक्ट सुनाता है। और तुम्हारी वीडियो, जो पूरी की पूरी वीडियो है, उसमें वर्डिक्ट ही वर्डिक्ट है। वो वर्डिक्ट से भरी हुई है, सवालों से नहीं। तुम सनी देओल की आवाज पर अटके हुए हो, जैसे वही इस फिल्म का सबसे बड़ा अपराध हो। तुम चीख चीख शब्द का इस्तेमाल ऐसे कर रहे हो जैसे इस तरीके की फिल्म में सोल्जर को विस्पर करना चाहिए, जबकि तुम खुद जानते हो कि सनी देओल की आवाज कोई एक्सीडेंट नहीं है, कोई एज रिलेटेड स्लिप नहीं है, बल्कि एक कॉन्शियस सिनेमैटिक चॉइस है। वही चॉइस जिसने बॉर्डर को पहचान दी, वही चॉइस जिसने दर्शकों तक, ऑडियंस के सब कॉन्शियस में उस कैरेक्टर को बैठाया। लेकिन तुम्हें ये सब दिखता नहीं, क्योंकि इस बार वही चीज तुम्हारे नैरेटिव के खिलाफ जा रही है। इस बार रोर लेगेसी नहीं है, इस बार रोर तुम्हारे लिए मॉकरी का टूल है। और यही डबल स्टैंडर्ड तुम्हारी क्रेडिबिलिटी को खा जाता है। तुम उम्र की बात करते हो, बार बार करते हो, सटल नहीं, बार बार, जैसे 70 साल का एक्टर स्क्रीन पर होना अपने आप में अपराध हो, जैसे सिनेमा सिर्फ जवान शरीर और टाइट मसल्स का खेल हो। जबकि सच ये है कि सिनेमा प्रेजेंस का खेल है, कन्विक्शन का खेल है, और तुम ये जानते हो। लेकिन फिर भी सनी देओल को कमजोर, थका हुआ, डराने में नाकाम जैसे शब्दों से फ्रेम करते हो, ताकि ऑडियंस के दिमाग में एक ही इमेज बैठ जाए कि ये आदमी अब इस स्पेस का नहीं रहा। और यही मैनिपुलेशन है, यही फ्रेमिंग है, यही इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी है। तुम बॉर्डर 1 की मिसाल देते हो, बार बार देते हो, लेकिन बॉर्डर 1 को तुम एक फ्रोजन मॉन्यूमेंट की तरह ट्रीट करते हो, जैसे वो सिनेमा का आखिरी सही तरीका था। और उसके बाद जो भी आया वो डिजेनरेशन है। तुम कन्वीनियंटली भूल जाते हो कि बॉर्डर 1 उस दौर की फिल्म थी जब स्केल अलग था, टेक्नोलॉजी अलग थे, ऑडियंस एक्सपेक्टेशंस अलग थी। और बॉर्डर 2 आज के दौर की वॉर फिल्म है, जहां सीजीआई अनअवॉइडेबल है, जहां एयर कॉम्बैट प्रैक्टिकल नहीं हो सकता, जहां सेट बिल्डिंग का ग्रामर बदल चुका है। लेकिन तुम कंपैरिजन करते हो ऐसे जैसे दोनों फिल्मों के पास सेम टूल्स, सेम बजट्स, सेम टाइमलाइंस हो। और यही कंपैरिजन अनफेयर है, और तुम ये जानते हो, लेकिन फिर भी करते हो, क्योंकि अनफेयर कंपैरिजन ज्यादा कन्वीनियंट होता है। तुम वीएफएक्स पर हमला करते हो, और हाँ, क्रिटिसिज्म का हक तुम्हें पूरा है, लेकिन जिस भाषा में तुम हमला करते हो वो क्रिटिसिज्म नहीं रहती, वो रिडिकल बन जाती है। जब तुम शॉर्ट्स को पबजी,
आरसी टॉय, कार्टून, गूगल इमेज कहते हो तो तुम सिर्फ प्रोड्यूसर्स पर नहीं बल्कि उन आर्टिस्ट्स पर भी हंसते हो जिनके बारे में तुम खुद कहते हो कि वो ओवरवर्क्ड हैं, अंडरपेड हैं, एक्सप्लॉइटेड हैं। और यही सबसे बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है। एक तरफ तुम आर्टिस्ट सिंपैथी कार्ड खेलते हो, दूसरी तरफ उन्हीं आर्टिस्ट के काम को मीम बना देते हो। तो साफ है कि तुम्हारी लड़ाई सिस्टम से नहीं है, तुम्हारी लड़ाई नैरेटिव कंट्रोल से है। तुम वरुण धवन के एक्सेंट पर टिके रहते हो, ठीक है, ये वैलिड क्रिटिसिज्म हो सकता है, लेकिन तुम जानते हो कि एक्सेंट एक परफॉर्मेंस का सिर्फ एक हिस्सा होता है। तुम जानते हो कि ट्रेलर का लिमिटेड मटेरियल पूरी परफॉर्मेंस नहीं दिखाता। तुम जानते हो वरुण ने पास्ट में बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है। तुम ये सब जानते हो और फिर भी तुम उसी एक्टर को पूरे वीडियो में जोक बना देते हो, क्योंकि जोक ज्यादा वायरल होता है, एनालिसिस कम। और यही तुम्हारा पैटर्न है। जहां भी नुआंस आता है तुम उसे सरकेज़म से कुचल देते हो। तुम पैट्रियटिज्म की पैकेजिंग पर सवाल उठाते हो, लेकिन तुम खुद पैट्रियटिज्म को हुक की तरह इस्तेमाल करते हो। तुम आर्मी रिप्रेजेंटेशन की चिंता दिखाते हो, लेकिन हर पंचलाइन में आर्मी, वॉर, पाकिस्तान, नेशनलिज्म को ऐसे उछालते हो जैसे वही तुम्हारा थंबनेल फ्यूल हो। फर्क सिर्फ इतना है कि मेकर्स इमोशन बेच रहे हैं सिनेमा के लिए और तुम सिनिसिज्म बेच रहे हो कंटेंट के लिए। और दोनों में से कौन ज्यादा डेंजरस है, ये सवाल तुम खुद से कभी नहीं पूछते। तुम ऑडियंस को अंडर एस्टिमेट करते हो, बार बार करते हो, इनडायरेक्टली करते हो। तुम ये एज्यूम करते हो कि ऑडियंस ब्राइटनेस बढ़ा देने से धोखा खा जाएगी, फास्ट कट से कुछ समझ नहीं पाएगी, कमेंट्स पढ़कर मैनिपुलेट हो जाएगी। जबकि सच ये है कि ऑडियंस तुमसे ज्यादा मैच्योर है। ऑडियंस जानती है कि ट्रेलर मार्केटिंग होता है, ऑडियंस जानती है कि फाइनल जजमेंट फिल्म के बाद होता है, और ऑडियंस ये भी जानती है कि आउटरेज कंटेंट और ऑनेस्ट क्रिटिसिज्म में फर्क होता है। और धीरे धीरे ऑडियंस ये फर्क तुम्हारे कंटेंट में भी देखने लगी है। और सबसे बड़ा सच ये है कि तुम्हारी समस्या बॉर्डर 2 नहीं है। तुम्हारी समस्या ये है कि बॉर्डर 2 डिस्कोर्स तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। तुम उसे अपने कंट्रोल में लाना चाहते हो, इसलिए तुम हर चीज को एक्सट्रीम में ले जाते हो। हर शॉट या तो मास्टरपीस होता है या डिजास्टर, बीच में कुछ नहीं। क्योंकि बैलेंस्ड ओपिनियन एल्गोरिदम फ्रेंडली नहीं होता, एक्सट्रीम ओपिनियन होता है, और तुम उस एक्सट्रीम पर थ्राइव करते हो। शान पराशर, अब असली मुद्दे पर आते हैं, क्योंकि यहां तक जो मैंने कहा है ना, वो एक बिंदु था। अब यहां से वो हिस्सा शुरू होता है जहां तुम्हारी वीडियो सिर्फ बायस्ड नहीं बल्कि मैथेडिकली मैनिपुलेटिव बन जाती है। और तुम शायद ये मानने से डरते हो, लेकिन सच यही है कि तुम्हारी पूरी बॉर्डर 2 वाली वीडियो एक ऑनेस्ट रिव्यू कम और एक केयरफुली इंजीनियर्ड परसेप्शन ज्यादा है, जिसमें तुम ऑडियंस को ये नहीं बताते कि मैं क्या सोच रहा हूं, बल्कि ये तय करते हो कि ऑडियंस को क्या सोचना चाहिए। और यही फर्क होता है रिव्यूअर और इन्फ्लुएंसर में। रिव्यूअर सोच साझा करता है, इन्फ्लुएंसर सोच इम्प्लांट करता है। तुम VFX पर आते हो और यहां तुम सबसे ज्यादा एक्सपोज होते हो, क्योंकि तुम एक तरफ खुद को आर्टिस्ट का एलाय दिखाते हो। VFX आर्टिस्ट एक्सप्लॉइटेड हैं, ओवरवर्क्ड हैं, क्रेडिट नहीं मिलता, और अगले ही मोमेंट तुम उन्हीं आर्टिस्ट के शॉट्स को स्लो मोशन में जूम करके एरोज और सरकेस्टिक म्यूजिक के साथ देखो कितना घटिया है बोलते हो। तुम शायद भूल जाते हो कि स्क्रीन पर जो दिख रहा है वो किसी एनोनिमस मशीन ने नहीं बनाया, वो भी किसी आर्टिस्ट का ही काम है। और जब तुम उसे कार्टून, टॉय, पबजी, AI जनरेटेड मीम बोलते हो तो तुम सिस्टम पर नहीं, सीधे उस लेबर पर हंसते हो और फिर सिंपैथी का मास्क पहन लेते हो। ये हिपोक्रेसी नहीं तो क्या है? तुम DM दिखाते हो VFX आर्टिस्ट का मैसेज और उसे ऐसे प्रेजेंट करते हो जैसे वो तुम्हारे पूरे आर्गुमेंट का न्यूक्लियर प्रूफ हो। लेकिन तुम कन्वीनियंटली ये नहीं बताते कि वो DM एक्चुअली क्या कहता है। वो कहता है कि इंडस्ट्री में टाइमलाइंस अनरियलिस्टिक होती हैं, प्रेशर होता है, कॉम्प्रोमाइजेस होते हैं जो हर इनसाइडर जानता है, लेकिन तुम उस DM को ऐसे वेपनाइज करते हो जैसे मेकर्स जानबूझकर घटिया काम करवा रहे हो, जैसे ये कोई स्कैम हो। जबकि सच ये है कि ऑलमोस्ट हर बिग बजट इंडियन फिल्म पोस्ट प्रोडक्शन के आखिरी महीनों में पॉलिश होती है, और तुम ये जानते हो क्योंकि तुमने खुद पास्ट में ये बात कई बार बोली है। लेकिन इस वीडियो में नहीं, क्योंकि यहां कंसिस्टेंसी नहीं, कन्वीनियंस रूल कर रही है। तुम ट्रेलर वर्सेस फाइनल प्रोडक्ट के फर्क को जानते हो।
तुम जानते हो कि लाइटिंग ग्रेड, कलर करेक्शन, कंपोजिटिंग सब फाइनल डिलीवरी तक इवॉल्व होता है, लेकिन फिर भी तुम हर फ्रेम को फाइनल वर्डिक्ट की तरह पेश करते हो, क्योंकि तुम्हें ये नहीं कहना कि हो सकता है सुधरे, तुम्हें कहना है कि ये सुधरेगा ही नहीं, क्योंकि सर्टेनिटी बिकती है, पॉसिबिलिटी नहीं। और तुम्हारी पूरी वीडियो सर्टेनिटी बेचती है, डाउट नहीं। अब आते हैं PR और पेड हाइप वाले एंगल पर। तुम कहते हो कमेंट्स देखो, सब सेम लैंग्वेज, सम सेम प्रेज, क्लियरली PR है। और यहां तुम ऑडियंस के साथ सबसे बड़ा खेल खेलते हो, क्योंकि तुम ये एज्यूम करते हो कि अगर लोग किसी चीज को जेन्युइनली पसंद कर रहे हैं तो वो इम्पॉसिबल है, लेकिन अगर लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो वो ऑथेंटिसिटी है। मतलब पॉजिटिविटी सस्पिशियस है, नेगेटिविटी ऑर्गेनिक। ये लॉजिक सिर्फ सिनेमा तक नहीं, तुम्हारे पूरे वर्ल्ड व्यू में दिखता है, और यही सिनिकल फ्रेमिंग तुम्हें इंटेलेक्चुअली वीक बनाती है। तुम ये नहीं मान पाते कि सनी देओल आज भी एक सेक्शन के लिए इमोशन है, नॉस्टैल्जिया है, आइडेंटिटी है। तुम्हें लगता है कि जो तुम्हारे टेस्ट से बाहर है वो ऑटोमेटिकली मैन्युफैक्चर्ड है। प्लेन एंड सिंपल ऑडियंस को मास कहकर डिसमिस करना, उनके रिएक्शंस को PR ड्रिवन बताना, ये खुद को इंटेलेक्चुअल पेडेस्टल पर बैठाने की कोशिश है। और तुम शायद ये नहीं देख पाते कि ये पेडेस्टल धीरे धीरे आइसोलेट कर देता है। तुम बार बार ये इंसिनुएट करते हो कि मेकर्स पैट्रियटिज्म बेच रहे हैं, इमोशन मिल्क कर रहे हैं, आर्मी को शील्ड की तरह यूज कर रहे हैं, और फिर तुम खुद उसी आर्मी इमेजरी को थंबनेल, पंचलाइन और सरकेज़म के लिए यूज करते हो। फर्क सिर्फ इतना है कि वो फिल्म मेकर्स ये सिनेमा के लिए कर रहे हैं और तुम एल्गोरिदम के लिए, और एल्गोरिदम के लिए किया गया सिनेनिज्म कहीं ज्यादा होलो होता है, क्योंकि उसका एंड गोल ट्रूथ नहीं है, ट्रैक्शन होता है। वरुण धवन की बात फिर से करते हैं, क्योंकि यहां तुम सेलेक्टिव मेमोरी का मास्टर क्लास देते हो। तुम कहते हो एक्सेंट ऑफ है, फेयर, वैलिड, लेकिन फिर तुम उसी एक्टर को पूरे वीडियो में ऐसे पोर्ट्रे करते हो जैसे वो इस जॉनर के लिए ही अनफिट हो, जैसे उसने कभी लेयर्ड परफॉर्मेंस दी ही नहीं है, और फिर कैजुअली बोल देते हो हाँ वैसे एक्टर अच्छा है, जैसे ये डिस्क्लेमर सब बैलेंस कर देगा, लेकिन नहीं करता। क्योंकि डिस्क्लेमर तब मीनिंगफुल होता है जब बॉडी भी बैलेंस्ड हो। यहां बॉडी पूरा रोस्ट है और डिस्क्लेमर सिर्फ लीगल सेफ्टी नेट। तुम ये भी जानते हो कि ट्रेलर एडिटिंग कई बार परफॉर्मेंसेस को डिस्टोर्ट कर देती है। तुम ये भी जानते हो कि डायलॉग्स फाइनल मिक्स में री रिकॉर्ड होते हैं। तुम ये भी जानते हो कि एक्सेंट कोचिंग पोस्ट शूट होती है, लेकिन तुम ये सब फैक्टर्स इरेज कर देते हो, क्योंकि इरेज करने से नैरेटिव क्लीन रहता है, कॉम्प्लेक्स नहीं, और क्लीन नैरेटिव ज्यादा वायरल होता है। अब सबसे डेंजरस हिस्सा, वर्डिक्ट कल्चर। तुम बॉर्डर 2 को सिर्फ क्रिटिसाइज नहीं करते, तुम उसे बैरी करते हो। तुम ऑडियंस को ये स्पेस ही नहीं देते कि वो खुद डिसाइड करे। तुम रिपीटेडली वर्ड्स यूज करते हो जैसे डिजास्टर, एम्बेरसमेंट, शेम, यह तो नहीं चलेगी, और ये सब ट्रेलर के बेस पर। और यही इररेस्पॉन्सिबल क्रिटिसिज्म है, क्योंकि जब तुम इन्फ्लुएंस के साथ वर्डिक्ट देते हो तो तुम सिर्फ ओपिनियन शेयर नहीं करते, तुम मार्केट परसेप्शन शेप कर रहे हो। और फिर आयरनी देखो, तुम मार्केट ड्रिवन सिनेमा को क्रिटिसाइज करते हो जबकि तुम खुद मार्केट परसेप्शन ड्राइव कर रहे हो। तुम बॉर्डर 1 की लेगेसी को प्रोटेक्ट करने का दावा करते हो, लेकिन सच यह है कि तुम उस लेगेसी को वेपन बना रहे हो। तुम बॉर्डर 1 को शील्ड की तरह यूज कर रहे हो बॉर्डर 2 को अटैक करने के लिए, जैसे लेगेसी कोई म्यूजियम पीस हो जिसे छूना भी पाप हो। जबकि सिनेमा इवोल्व करता है, सीक्वल एक्सपेरिमेंट करता है, कभी सक्सीड करता है, कभी फेल करता है, लेकिन ट्राई करना क्राइम नहीं होता। और तुम्हारी वीडियो में ट्राई करना ही क्राइम बना दिया गया है। सनी देओल पर वापस आते हैं, क्योंकि यहां तुम्हारा टोन सबसे रिवीलिंग है। तुम उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी आवाज, उनके पॉजेज, सब कुछ डाइसेक्ट करते हो, लेकिन कैरेक्टर के लेंस से नहीं, एक्टर के एज लेंस से। और ये बायस है, क्योंकि अगर यही परफॉर्मेंस किसी यंगर एक्टर की होती तो तुम उसे कंट्रोल्ड एग्रेशन बोलते, ओल्ड स्कूल मस्कुलिनिटी बोलते, लेकिन यहां तुम थकान, कमजोरी, ओवर द टॉप बोलते हो, क्योंकि एक्टर का एज तुम्हारे एनालिसिस को कंटामिनेट कर रहा है। तुम ये भूल जाते हो कि बॉर्डर जैसी फिल्म मिथिक स्पेस में ऑपरेट करती है। ये डॉक्यूमेंट्री नहीं है, ये हाइटेंड सिनेमा है। यहां रियलिज्म सिर्फ टेक्निकल नहीं, इमोशनल भी होता है, और सनी देओल उसी इमोशनल रियलिज्म के सिंबल हैं। लेकिन तुम इमोशनल रियलिज्म को क्रिंज बोल देते हो, क्योंकि इमोशनल वल्नरेबिलिटी तुम्हारे क्रिटिक पर्सोना में फिट नहीं बैठती।
और फिर आता है तुम्हारा फेवरेट मूव, सरकेज़म एज शील्ड। जब भी कोई काउंटर पॉइंट पॉसिबल होता है तुम सरकेज़म का इस्तेमाल करते हो ताकि डिस्कशन वहीं खत्म हो जाए। सरकेज़म डिबेट किल करता है क्योंकि सरकेस्टिक टोन में कही गई बात पर आर्ग्यू करना ऑकवर्ड लगता है और तुम इसी ऑकवर्डनेस का फायदा उठाते हो ताकि कोई तुम्हें चैलेंज न कर पाए बिना फैन बॉय लेबल खाए। और ये स्ट्रेटेजी कॉन्शियस है, एक्सीडेंटल नहीं है। तुम ऑडियंस को बाइनरी में बांटते हो, या तो वो तुम्हारे साथ है या ब्लाइंड फैन है, बीच का कोई ग्राउंड नहीं। और यही पोलराइजेशन तुम्हारे कंटेंट का फ्यूल है क्योंकि पोलराइज्ड ऑडियंस ज्यादा एंगेज्ड रहती है, बैलेंस्ड ऑडियंस स्क्रॉल कर जाती है और तुम एंगेजमेंट चाहते हो, एनलाइटनमेंट नहीं। और शायद सबसे आयरॉनिक बात यह है कि तुम बार बार ये क्लेम करते हो कि मैं सिनेमा के फ्यूचर की चिंता कर रहा हूं, लेकिन तुम फ्यूचर डिस्कोर्स को सबसे ज्यादा डैमेज करते हो क्योंकि तुम नुआंस, पेशेंस, वेट एंड वॉच कल्चर को अंडरमाइन करते हो। तुम इंसेंट जजमेंट नॉर्मलाइज करते हो और फिर कंप्लेन करते हो कि सिनेमा शैलो हो रहा है। शैलो इसलिए हो रहा है क्योंकि शैलो जजमेंट को रिवार्ड मिल रहा है और तुम उसी रिवार्ड सिस्टम का हिस्सा हो। शान पराशर, अब यहां कोई टेक्निकल बहाने नहीं होंगे, कोई ट्रेलर के फ्रेम गिराने वाला खेल नहीं चलेगा। अब बात सीधे उस जड़ तक जाएगी जिसे तुम बार बार छूने से बचते रहे हो, सत्ता। कहानी गढ़ने की सत्ता, राय तय करने की सत्ता, ये तय करने की सत्ता कि कौन बोलेगा और किसकी बात सुनी जाएगी। और यहीं आकर तुम्हारा बॉर्डर 2 वाला वीडियो सिर्फ एक पक्षपाती समीक्षा नहीं रह जाता बल्कि एक अधिकार प्रदर्शन बन जाता है जहां तुम खुद को फिल्म आलोचक नहीं बल्कि फिल्मी विरासत का गेटकीपर घोषित कर देते हो और बाकी सबको निर्माता, कलाकार, दर्शक को जैसे पैरोल पर छोड़ देते हो। तुम बार बार ये दिखाने की कोशिश करते हो कि मैं बॉर्डर की विरासत की रक्षा कर रहा हूं, लेकिन सच्चाई यह है कि तुम विरासत की रक्षा नहीं कर रहे, तुम विरासत को बंधक बना रहे हो। बॉर्डर 1997 को तुम एक पवित्र ग्रंथ की तरह पेश करते हो जिसे छूना भी पाप हो, लेकिन फिर उसी ग्रंथ की आड़ लेकर हर नए प्रयास को अपराध घोषित कर देते हो। विरासत को सम्मान देना और विरासत को फ्रीज कर देना, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है और तुम जानबूझकर या अनजाने में दूसरे वाले रास्ते पर चल रहे हो क्योंकि जमी हुई विरासत तुम्हें सत्ता देती है, विकसित होती विरासत तुम्हें चुनौती देती है। तुम ये मानने को तैयार ही नहीं हो कि बॉर्डर 2 का बनना अपने आप में कोई अपमान नहीं है, सीक्वल बनाना गुनाह नहीं होता, एक्सपेरिमेंट करना क्राइम नहीं होता और असफल होना भी क्राइम नहीं होता। लेकिन तुम्हारी वीडियो में कोशिश करना ही गुनाह बना दिया गया है। जैसे फिल्म बनाने से पहले निर्माताओं को तुमसे अनुमति लेनी चाहिए थी, जैसे सनी देओल को पहले तुम्हारे सामने ही साबित करना चाहिए था कि वो अब भी काबिल हैं। यहीं सनी देओल सिर्फ एक अभिनेता नहीं रहते बल्कि एक प्रतीक बन जाते हैं और तुम उसी प्रतीक को गिराने में लग जाते हो। तुम सनी देओल को किरदार निभाते हुए नहीं देखते, तुम उन्हें रिलेवेंस टेस्ट देते हुए देखते हो और ये टेस्ट तुमने खुद बनाया है। अगर वो चिल्लाएं, आउटडेटेड, अगर वो संयमित रहें, कमजोर, और अगर वो भावुक हो तो मेलोड्रामेटिक, अगर वो शांत हो तो बोरिंग। मतलब फैसला पहले ही तय है, अब बस तर्क जोड़ने हैं। तुम उनकी मौजूदगी को थकान कहते हो जबकि वही मौजूदगी दशकों तक भारतीय वोट सिनेमा की रीढ़ रही है। तुम उनकी आवाज को शोर कहते हो जबकि वही आवाज लाखों लोगों के लिए आदेश है। और अब सबसे बड़ा सच, तुम एक बार भी ये नहीं पूछते कि दर्शक क्या देखना चाहते हैं, तुम बस ये तय करते हो कि दर्शक को क्या देखना चाहिए। यहीं आलोचक और सेंसर के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है। आलोचक कहता है ये मुझे काम नहीं कर रहा, सेंसर कहता है ये किसी को भी काम नहीं करना चाहिए, और तुम्हारी वीडियो बार बार दूसरे वाले क्षेत्र में चली जाती है। अब बात करते हैं तुम्हारे सबसे पसंदीदा हथियार की, बौद्धिक श्रेष्ठता। तुम भाषा, लहजा, पश्चिमी सिनेमा के उदाहरण सब कुछ इसलिए इस्तेमाल करते हो ताकि ये साबित कर सको कि तुम्हारा स्वाद ऊंचा है, परिष्कृत है, उन्नत है। यह अपने आप में गलत नहीं है। गलत तब हो जाता है जब यही परिष्कार आम दर्शकों को नीचा दिखाने का औजार बन जाता है। जब तुम्हारे लिए सिनेमा वही अच्छा है जो तुम्हें पसंद आए और जो तुम्हें पसंद न आए वो भावनात्मक शोषण, सस्ता देशभक्ति ड्रामा बन जाए, तब ये समीक्षा नहीं रहती, ये आदेश बन जाता है। तुम मास सिनेमा की समस्या पर भाषण देते हो लेकिन कभी ये नहीं पूछते कि ये समस्या किसके लिए है, दर्शकों के लिए या आलोचकों के अहंकार के लिए। अगर करोड़ों लोग किसी चीज से जुड़ते हैं तो वो तुम्हारे लिए मैनिपुलेशन है। अगर वही करोड़ों लोग किसी फिल्म को नकार दें तो वही एनलाइटन चॉइस बन जाता है। यह सुविधा आधारित तर्क है, ईमानदार आलोचना नहीं है।
अब आते हैं सबसे खतरनाक हिस्से पर, अवैध ठहराना। तुम सिर्फ बॉर्डर 2 को नहीं गिराते, तुम उसे पसंद करने वालों को भी अवैध ठहरा देते हो। जो उत्साहित हैं पीआर पोर्ट्स हैं, जो सनी देओल को सम्मान करते हैं नोस्टाल्जिया के अंधे हैं, और जो तुमसे असहमत हैं वो फैन बॉयज हैं। इसके बाद बहस बचती ही कहाँ है भाई। तुम पहले ही तय कर चुके हो कि कौन सही है कौन गलत है, और विडंबना देखो, तुम इसी को टॉक्सिक फैंडम कहते हो। तुम खुद ध्रुवीकरण पैदा करते हो, फिर उसी ध्रुवीकरण पर भाषण देते हो। तुम खुद आग लगाते हो, फिर धुआं देखकर कहते हो देखो इंडस्ट्री जल रही है। तुम कहते हो कि तुम भारतीय सिनेमा के भविष्य की चिंता करते हो, लेकिन असल में तुम भविष्य को सिर्फ एक सांचे में देखना चाहते हो, अपने सांचे में, जहां युद्ध फिल्में शांत हो, पश्चिमी व्याकरण में हो, और अगर जरा भी देसी लहजा आ जाए तो वो क्रिंज हो जाए। ये पसंद हो सकती है, लेकिन जब तुम इसे नैतिक ऊंचाई बना देते हो तब ये पसंद नहीं रहती, फरमान बन जाती है। और सबसे बड़ा सवाल समय। तुम ये सब ट्रेलर के स्तर पर कह रहे हो, न फिल्म रिलीज हुई है, न फाइनल वीएफएक्स देखा गया है, न किरदारों की पूरी यात्रा समझी गई है। तुम धैर्य को कमजोरी समझकर खारिज कर देते हो, क्योंकि धैर्य एल्गोरिदम को पसंद नहीं आता। तुरंत गुस्सा आता है, तुरंत फैसला आता है, और तुम उसी व्यवस्था का हिस्सा हो जिसे तुम कोसते हो। तुम ये तक कह देते हो कि अगर ये फिल्म चली तो भारतीय सिनेमा बर्बाद हो जाएगा। ये बात सिर्फ घमंडी नहीं है, ये दर्शकों का अपमान है। सिनेमा इतना कमजोर नहीं होता कि एक फिल्म से खत्म हो जाए, और अगर कोई फिल्म सच में कमजोर होगी तो दर्शक खुद उसे नकार देंगे। उन्हें तुम्हारी अनुमति नहीं चाहिए। और अब आखिरी सच्चाई, तुम्हारी बॉर्डर 2 वाली वीडियो का उद्देश्य सिनेमा को बेहतर बनाना नहीं है, उसका उद्देश्य है अपनी सत्ता को दोहराना। ये याद दिलाना कि मैं तय करता हूं कि क्या अच्छा है क्या नहीं। सनी देओल तुम्हारी सत्ता को चुनौती देते हैं, क्योंकि वो सबूत हैं कि दर्शकों की भावनाएं आलोचकों के नियमों से नहीं चलती। बॉर्डर 2 तुम्हारी सत्ता को चुनौती देती है, क्योंकि वो कहती है कि विरासत सिर्फ संग्रहालय में नहीं रहती, वो युद्ध भूमि में भी उतरती है। और अब आखिरी बिंदु, यार तुम आलोचक हो, जज नहीं हो। तुम अपनी राय रख सकते हो, फैसला नहीं थोप सकते। बॉर्डर 2 अच्छी होगी या बुरी ये रिलीज के बाद तय होगा, लेकिन ट्रेलर के नाम पर विरासत को बंधक बनाना, कलाकारों को उम्र के आधार पर नीचा दिखाना और दर्शकों को पीआर बोट कहना, यह सिनेमा समीक्षा नहीं है। ये सिर्फ ये दिखाता है कि कुछ लोग सिनेमा से ज्यादा अपनी सत्ता बचाने में लगे हुए हैं। और अंत में एक बात बहुत स्पष्ट, बहुत शांति और पूरे सम्मान के साथ कहना जरूरी है। शान पराशर, इस पूरे जवाब का मेरा उद्देश्य कभी भी किसी व्यक्ति को नीचा दिखाना, अपमानित करना, शर्मसार करना या व्यक्तिगत रूप से निशाना बनाना नहीं था, या किसी इंसान के विरुद्ध नहीं, बल्कि उस मानसिकता के विरुद्ध है जहां सिनेमा को समझने से पहले उसे सजा सुना दी जाती है, जहां चर्चा की जगह तंज ले लेता है और विश्लेषण की जगह उपहास। अगर इस प्रक्रिया में मेरे शब्द कहीं कठोर, तीखे या भारी लगे हों तो उन्हें अहंकार या द्वेष समझने की भूल न की जाए। वे उस भाव से निकले हैं जो सिनेमा को सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि स्मृति, विरासत और सामूहिक अनुभव मानता है, क्योंकि फिल्में केवल वीएफएक्स, चीख या कट्स नहीं होती, वे कलाकारों की मेहनत, टेक्नीशियंस के पसीने और दर्शकों की उम्मीदों से बनती हैं। असहमति बिल्कुल जायज है, आलोचना जरूरी है, लेकिन सम्मान के साथ की गई असहमति ही स्वस्थ सिनेमा संस्कृति की पहचान होती है। और अब आप सभी दर्शकों का दिल से धन्यवाद जिन्होंने यहां तक सुना, सोचा और महसूस किया। आपकी समझ, आपकी राय और आपका विवेक ही किसी भी फिल्म और किसी भी बहस का असली निर्णय है। अगर आपको लगता है कि सिनेमा पर बातचीत शोर से नहीं बल्कि सोच से होनी चाहिए तो इस वीडियो को लाइक करें, अपनी बात कमेंट में रखें और ऐसे ही संतुलित, ईमानदार और जिम्मेदार संवाद के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यहाँ लड़ाई किसी व्यक्ति से नहीं है, यहाँ लड़ाई है एक तरफा फैसलों, जल्दबाजी की नफरत और संवाद को दबा देने वाली सोच के खिलाफ।